संजय राय जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, गरीबों के लिए बहुत बात होती है बजट में कि गरीबों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। इस बार कहा यह जा रहा है कि जल से नल और हर घर मिले, हर गरीब को घर मिले, ये प्रयास होगा। लेकिन ये प्रयास, ये मोदीनोमिक्स क्या सफल होता नजर आ रहा है 100 साल के विजन में भी? बात कर रहे हैं और अच्छी तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ गरीबों के लिए काम हो रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश के गांव में दिखाया जाए कि वहाँ पे जो मकान बने हैं उनके अंदर क्या एक सरिया मिल जाए उनकी छत पर जो लगाया गया है। मुझे याद है, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ पड़े हैं और मैं खुद भी अपने आंखों से देख सका हूँ कि ग्राम प्रधान जो प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों को किसान छत मिलती है या मकान मिलता है, उसके ऊपर केवल ईंट की छत लगी हुई है। किसी तरह से ईंट को ढलाई कर दी गई है 3 या 4 सरिये के ऊपर, और उसके बाद मकान जब गिरता है तो पूरे मकान के अंदर ढह जाता है। क्योंकि उनको तो बिल पास करना है कि 25,000 रुपये में क्या 1 लाख अगर मिलता है तो 25,000 रुपये में मकान ही बनाना है, प्रधान को भी देना है और पटवारी को भी देना है, तहसीलदार ने भी खाना है, सब कुछ करना। आना वहाँ पे 25% ही है, उसी में मकान बनना है, मकान में उसने रहना भी है। वो हिसाब किताब केवल चल रहा है, ये केवल दिखावा है। ज़मीनी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। मनरेगा की जो बात की गई है, मनरेगा पे बहुत घोटाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से जो गरीब के नाम पर गांव में जो मनरेगा जो चल रहे हैं वहाँ केवल उपस्थिति दर्ज हो रही है। आधार कार्ड में भी डुप्लीकेसी आ गई है। इन चीज़ों पे सरकार अभी नहीं देख रही है। उन चीज़ों को ही अगर ठीक कर ले तो बहुत सा पैसा बच जाएगा देश का, और ये बजट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। और हम कह रहे हैं कि आज आप ये देखिए, एयर इंडिया इन्होंने बेच दिया कि हमने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, चला गया। 70 साल बाद फिर वही मालिक बन गया जिसने उसको देश को दिया था। और ये देखिए, रेलवे को अंदर जो नई ट्रेनें ला रही हैं, ये टोटल प्राइवेट ट्रेनें आएंगी। आप इनको देखते जाइए कि टोटल हम लोग इस कोरोना कोविड के टाइम में बहुत नुकसान कर चुके हैं। व्यापारी की कमर टूटी पड़ी है, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, बेरोजगार पड़े हैं, किसकी नौकरी किस वक्त जाएगी व्यापारी नहीं की पता। कमर टूटी है, रोजगार की कमी है, इसका जिक्र संजय राय साहब कर रहे हैं। इसकी चर्चाएं भी होती हैं, सरकार के अपने पक्ष होते हैं, विपक्ष के अपने आरोप होते हैं। जो जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी अपनी बात होती है। जय सरीन साहब, एक मार्केट एक्सपर्ट के रूप में, नौकरियों का भी ऐलान किया गया है। 16 लाख नौकरियां आत्मनिर्भर भारत के तहत दी जाएंगी और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां नई आएंगी। जब आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट की स्थिति आप देखते हैं, उद्योग देखते हैं और भी छोटे उद्योग हैं उनको देखते हैं, तो आपको किस तरह से नजर आता है कि वो कहां पर इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं कि हाँ ये चीजें हकीकत में तब्दील हो पाएंगी, और कितना आसान है और कितना मुश्किल है? नौकरियों की बात अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। नौकरियां जो हैं वो तभी होंगी जब रोजगार या इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी डेवलपमेंट्स होंगी। मैं अभी यहाँ पे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ डिफेंस का। डिफेंस में इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल परचेज है या एक्सपेंडिचर है, वो 68% कर दिया टोटल बजट का, जो कैपिटल एलोकेशन है फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस में जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो 1500 करोड़ था आज से 4-5 साल पहले। तो अब वो एक्सपोर्ट 1500 से बढ़ के 10,000 करोड़ हो गया और टारगेट रखा गया 35,000 करोड़ का। तो अगर 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है डिफेंस में, हिंदुस्तान कभी डिफेंस की एक्सपोर्ट के लिए जाना नहीं चाहता था। आज आप देखोगे कुछ कंट्रीज हमारी मिसाइल्स को खरीद रही हैं। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहीं से होगी। जब आप ये चीज़ें बनाएंगे तो उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो उससे एमएसएमई यूनिट्स जुड़े हुए हैं। एमएसएमई यूनिट्स अगर जुड़े हुए हैं, अगर वो बनाएंगे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तभी हमारा आगे जो डीआरडीओ या जो भी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो बनाती हैं, तो हम एक्सपोर्ट के काबिल होते। यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। दूसरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। मनरेगा का जो आप टारगेट बता रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही आना है। मनरेगा में कहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो मनरेगा में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। पर ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई 1 या 2 दिन के प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये 5 साल 10 साल 20 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। तो बेरोजगारी तो देखो है और धीरे धीरे ही ख़त्म होगी। और अगर इनमें अगर सरकार इन चीज़ों में इन्वेस्ट करती है और सीरियसली करती है तो डेफिनेटली इसमें रिजल्ट आएंगे। और देखते हैं उसमें अब कैसे डेवलपमेंट, क्या चीज़ आती है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, एक दूरगामी प्रोजेक्ट्स हैं।
केशव गर्ग जी, एक सवाल आपसे है। टैक्स को लेकर हो सकता है कि इस पर चर्चा हो चुकी हो, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों के लिए आसानी के लिए समझना, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो बजट से उम्मीद तो बहुत रखते हैं और देखते भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो आप जैसे जानकार उनको समझाएं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया है, हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझाएं कि किस तरह से और इसमें क्या तब्दीलियां हैं, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितना खास है ये। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ कि जब इन्होंने एक रिटर्न का सिस्टम लागू किया था जहाँ पर रिवाइज्ड रिटर्न जो थी उसका टाइमलाइन इन्होंने कट कर दिया था और कहा था कि आप 1 साल के अंदर अंदर ही आप अपनी रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल कर देते थे और गलतियां बाद में निकल के आती थी। तो ये कुछ नया नहीं है जो गवर्नमेंट लेके आई है। जैसे डिस्कशन हो रहा था, ये पहले उसको बंद करते हैं और फिर उसको दोबारा ले आते हैं और फिर वो नए पैकेज बना देते हैं उसको। अच्छा। तो ये एक रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में वापस से लाया गया है। और जहां तक जो वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बोला है कि ये यूज होगा लिटिगेशन को कम करने के लिए, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कल को डिपार्टमेंट आपकी कोई टैक्स चोरी पकड़ लेता है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन उनके हाथ में आ जाती है, तो अगर आप लिटिगेशन नहीं करना चाहते हैं, आप खुद उसको अपडेट कर दीजिए और आप अपनी नई रिटर्न फाइल कर दीजिए। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो नई रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे उसका क्या स्टेटस रहेगा, क्या डिपार्टमेंट उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्या जो रिटर्न फाइल होगी क्या वो लोकल टैक्स ऑफिसर के पास जाएगी या वो भी बैंगलोर से प्रोसेस होगी। तो अभी बहुत सारी अटकलें हैं जो इसके अराउंड क्लियर होंगी फाइनेंस बिल 2022 पढ़ने के बाद में। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी था और ये अब बस उसको एक नया रीपैकेज करके उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है बजट के अंदर। जी, तो चलिए जीएस सरिन जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि हम बात तो ये कर रहे थे कि बहुत कुछ इस बजट में आने वाले कल के लिए नजर आता है, लेकिन हम आज की बात करने, कोरोना की वजह से छोटे बड़े कारोबारी काफी परेशान हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस पर कोरोना का असर नहीं है। बजट से उम्मीद थी कि छोटे बड़े कारोबारियों को एक बूस्टर मिलेगा, एक मदद मिलेगी, वो मदद कहीं मिलती नजर आई? कारोबारियों के लिए तो कुछ नजर नहीं आया। अब छोटे कारोबारियों के साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और ले लेता हूँ एजुकेशन की, क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चे घर में पढ़ रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं उसको लिंक करता हूँ। तो जो छोटा व्यापारी है या छोटा आदमी है उसको क्या है, वो बच्चों का खर्चा डबल हो गया। डबल कैसे हो गया? स्कूल की फीस भी दिए जा रहा है और दूसरा जो उसको डिजिटल इक्विपमेंट और उसके ऊपर जो खर्चा वो भी देना पड़ रहा है। विच मीन्स इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से मार पड़ रही है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसलिए छोटे व्यापारियों के लिए आत्मनिर्भर भारत में प्रावधान किया गया था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब धीरे धीरे हो भी रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, बट इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे व्यापारियों के लिए कुछ किया गया हो या छोटे कारोबार के लिए कुछ किया गया हो। कोविड से रिलेटेड ऑलरेडी स्टेप सरकार ने पिछले साल लिए थे, इस दफ़ा वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। गुरदीप जी, एक सवाल आपसे, फिर उसके बाद एक छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे। शिक्षा की बात हो रही है, हो सकता है कि आप इस पर भी अपनी राय रखें। डिजिटल शिक्षा की तरफ अब ज़्यादा रुझान नज़र भी आ रहा है और वो मजबूरी भी बनती नज़र आई। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की बात की जा रही है, सभी भाषाओं की पढ़ाई होगी। तो हम जब देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें व्यवस्था में लाई जाती हैं तो वो कितना आसान हो जाती हैं, उसके लिए जो धन मुहैया कराया जाता है वो आसानी से करा दिया जाता है या फिर कागज़ों पर तो नज़र आता है, बाकी बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। देखो, अब इसको अपॉर्चुनिटी कह लें या त्रासदी कह लें कि कोविड के आने से ये ट्रेंड शुरू हुआ कि डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड हमारे यहाँ शुरू हुआ ना। जैसे सरीन साहब ने बताया, बिल्कुल जैसे बजट से पहले भी मैं बात कर रहा था कि ये जो इस वजह से हमारे एक्सपेंसेस फैमिली के बड़े हैं या एजुकेशन के ऊपर बड़े हैं, इक्विपमेंट लाने के लिए बड़े हैं, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है एसएससी को। जो हम कहते थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी शायद थोड़ी सी बढ़ोतरी कर देते तो वो बेनिफिट भी मिल जाना था।
ये इस इश्यू के साथ साथ मैं एक और चीज़ पे बात करना चाहूँगा। जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तो हम फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। एक जो प्रैक्टिकली मैंने भी फेस किया है और मेरे साथियों ने भी फेस किया होगा कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड सेक्टर थे या जो ऑलरेडी रनिंग इंडस्ट्रीज थी, जैसे मैं बात करता हूँ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी की, बसेस की, जो पब्लिक्स को लेकर चलती है, जो पिछले 1.5-2 साल में जिनकी रेवेन्यूज कह लो कि 1/3 आ गई, ठीक है। होटल इंडस्ट्री होगी जिनके रेवेन्यूज बहुत कम हो गए, बैंक्वेट हॉल्स हो गए बहुत कम हो गए, टू सम एक्सटेंट म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, एक्सटेंट हो गए। हम जो फ्यूचर डेवलपमेंट तो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम एक इनके लिए भी कोई जैसे एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ तो स्टेट में जरूर कुछ महीने का मोटर व्हीकल टैक्स की छूट दी गई, लेकिन सेंटर की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं आई या उनको कोई ऐसा बेनिफिट देते कि या लो इंटरेस्ट पे या मोरेटोरियम उनको देते या अगले साल में टैक्स में उनको बेनिफिट दिया जाए कि वो भी रिवाइव हों। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट निकल चुकी है उसका क्या कर रहे हैं। हम मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा सिर्फ रूरल में है जी, क्यों नहीं हम इसको अर्बन में भी लेकर आते कि भाई एक क्वालिफाइड बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन करी है या +2 करी है और वो बेरोजगार है या उसकी नौकरी चली गई है, तो उसको भी हम कुछ डेज के लिए एश्योरेंस दे कि भाई यहाँ 100 डेज की नौकरी आपको भी मिलेगी। तो ऐसे एवेन्यूज के भी एक्सप्लॉइट करनी चाहिए थे।